अपन लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, फिर लड़ लेंगे, बीच में बोल पड़ो, समस्या काट के फिर लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि शेरों की लड़ाई में कुत्ते खा जाएं खाल। केवल एक काम करेंगे, अगर ये करेंगे भी तो जिस दिन इनको लगा कि भाई ये तो तुम्हारा सिर दर्द बढ़ गए, तो सीधा साफ करवा देंगे, या तो एक्सीडेंट करवाओ, या कुछ खिलाओ, या तोड़ो मारो पीटो, जो भी कर सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पे बताएंगे नहीं। केवल एक ही समाधान है अपना, हम उठे, अपने बच्चों की जिंदगी के लिए आप तैयार हों, इसमें किसी के लिए आपको नहीं करना। एक मैं आपको बताऊं, किसी को ये लग सकता है कि ये सुनील 250-300 किलोमीटर चल के आपके लिए आया, ना जी ना, मैं आपके लिए नहीं आया, मुझे अपने बच्चे की चिंता है। वो तब बचेगा जब ये सारे बचेंगे। जैसे ना किलो चांदी है ना किलो लोहा, ऐसे ही ना तो रुपया कागज है, ना रुपया लोहा है, ना चांदी और ना आधी चांदी, यानी 50% चांदी। रुपया एक स्टैंडर्ड है, और उस स्टैंडर्ड का मतलब निकल के आया 777 मिलीग्राम गोल्ड, सोना। आप सब जो जितने भी भाई और माताएं और जो बच्चे आए, सबको नमस्ते जी। मैं अगर किसी को भी पूछ लूं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी ज़िंदगी में क्या है, तो आपको क्या लगता है, आप क्या बोलोगे? बच्चे हैं। कौन बोल रहे थे? आप बोल रहे थे? आप बोल रहे थे, हाँ। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है, क्या सच में बच्चे ज़्यादा ज़रूरी है? ऐसे ही देखो, योगी लोगों को छोड़ के, अपने गुरुओं की अगर बात करें, जिन्होंने सब कुछ वार दिया, ऐसे लोगों को छोड़ के बाकी जितने लोग हैं वो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा बच जाए, मैं बेशक मर जाऊं, अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? मान लिया मेरे बच्चे पे कोई दिक्कत आ रही है, या आदमी की छोड़ो, हम कितनी सारी वीडियो देखते हैं, हिरन हो या हिरनी हो, अगर उसका बच्चा उसके साथ दौड़ रहा है, उसको पता चलेगा पीछे से शेर आ रहा है, तो पहले वो मरेगी, अपने बच्चे को आगे करेगी, बाद में तो फिर किसी ने देखा, बाद में तो कुछ भी होता रहे। किसी भी पक्षी को देख लो आप, अपने अंडे को आखिरी सांस तक सेव करके रखता है वो। मधुमक्खी के छत्ते को देख लो आप, मधुमक्खियां अपने अंडों को बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकती हैं। एक वो जीव है पीला पीला, भिरंड बोला ना यहाँ पे, भिरंड, वो अपने अंडों को बचा, अगर उसके छत्ते को कोई परेशान करे तो अपने अंडों को बचाने के लिए वो किसी की जान भी ले सकती है। अगर 5-10 भिरंड काट लेना तो आदमी की जान ले लेती हैं वो। क्या मैं ये बात ठीक कह रहा हूं? अब मैंने ये चेंज इसलिए किया क्योंकि मेरे पास अभी लगभग 4-5 बच्चे हैं जो अपने पास बैठे हैं। क्या हमें इनकी असल में चिंता है? और इन 5 बच्चों का मतलब है पूरे देश के बच्चे। और अगर हमें इसकी असलियत में चिंता है तो ये समझना पड़ेगा कि भाई चिंता किस तरीके की हो। एक और सवाल है, आप जो मैं सवाल कर रहा हूं इनको सोचते जाना थोड़ा। आपके बच्चे के बारे में आपको ज्यादा चिंता रहेगी या किसी भी दूर दराज का आदमी आपके बच्चे की ज्यादा चिंता करेगा? है जी? सबसे पहले तो अपने को ही बचाता आदमी, फिर देखता है कि चलो दूसरा भी बच जाए, फिर तीसरा भी बच जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे अपने बच्चे के बारे में मैं तो सोच ना रहा हूं, और कोई दूसरा 2000, 4000, 10,000 किलोमीटर बैठा कोई आदमी मेरे बच्चे के बारे में सोचे। अच्छा, क्या ये लगता है कि ऐसा हो सकता है? बोलो जी। आप गजब की पॉजिटिविटी में चले गए, बहुत बढ़िया है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज अगर मैं ये बोलूं कि ये जो बच्चे हैं मेरे पास, इनको आप मेडिकल में टीके लगवाने मत लेके जाना, तो माँ बाप और दादा दादी सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं उस बात का कि टीके तो सही हैं। करते हैं कि नहीं? सब सही है ना? और खासकर अगर किसी माँ बाप को समझ आ जाए तो उसके दादा दादी नहीं मानते, बोले दुनिया पागल है, ये लगवा रही है, तू ज़्यादा शाना आया निकल के। हमने नहीं लगवाया इसको। बढ़िया जी। तो
इससे क्या निकल रहा है, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके बच्चे के बारे में कोई कई हजार किलोमीटर बैठा व्यक्ति, कोई भी आदमी जो भारत में नहीं पूरी दुनिया के बच्चों को टीकाकरण कर रहा है, उसको हमारे बच्चों की क्या पड़ी है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और एक जो लगता है ना, एक सुई लगती है, उसका कुछ 20-30-50 रुपए खर्च आता है, और वो तो कहते हैं कि सैकड़ों में आता है, 500-600 रुपए आ जाते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 200 करोड़ बच्चे होंगे, 200 के 200 करोड़ बच्चों को वो सुई लगवा रहा है अपनी जेब के खर्चे से। क्या मूर्ख है वो? उसको क्या पड़ी है दुनिया के बच्चों को बचाने की? और ऐसा हो क्या गया कि दुनिया के बच्चे बचाने पड़ रहे हैं? मेरे समाज में, अपने समाज में आप देखो कि कितने बुजुर्ग हमने देखे जो 100 साल के होके गुजरे हैं, जिन्होंने कभी दवाई नहीं खाई। लेकिन आज जो दवाइयां खा रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि हम तो पढ़े लिखे मॉडर्नाइज तरीके से जी रहे हैं, आज तो बड़ा मतलब विकसित देश है और मतलब बड़ा विकास हो चुका है और बढ़िया दवाइयां आ चुकी हैं, 15-15 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो जब हम मूर्ख थे, जब हम बुजुर्गों के तरीके से अनपढ़ थे, तब तो हम जीते थे सुख से, शांति से, प्यार से 100 साल। और जब हम पढ़े लिखे ज्यादा शाने अंग्रेजी वाले हो गए, हमें ब्रांड चाहिए, पैकेट का खाना चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, हम कभी भी पटक से मर जाते हैं। ये पता नहीं चलता कि जिंदगी में आया भी था कि नहीं कोई। 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक, 12 साल के बच्चे को, 18 साल को। तो कहने का मतलब ये, मेरा कहने का कारण ये था कि ऐसा पहली बात तो हो क्यों रहा है कि ऐसे बच्चों की ये कंडीशन है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई हमारे बच्चों के फायदे की सोच रहा है मेरे से ज्यादा, तो वो क्यों सोच रहा है? मेरे बच्चे के बारे में मुझसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं सोच सकता, चाहे कितना भी बड़ा महात्मा हो। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि मैं तो पूरी दुनिया के बच्चों के बारे में सोच रहा हूं, तो फिर आपको समझना चाहिए कि कुछ तो बड़ा खेल है। और इसी खेल पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसी को समझना कि आपके बच्चे के बारे में कोई नहीं सोचेगा, कोई भी। तो इसको थोड़ा थोड़ा, जो भी बड़ा मोबाइल यूज करते हो, अपनी मीटिंग के बाद जब भी आप घर जाओ, आराम से लेटो, रात को, दिन में, जब भी आपको टाइम मिले, उन पॉइंट को सर्च करना और ध्यान देना कि जो अपनी चर्चाएं हुई हैं वो क्या हैं। और जो ये सुनील भाई आया था करनाल हरियाणा से उठ के, उसने जो बात कही वो सच भी थी या झूठी थी? अगर झूठी है छोड़ दो, मुझे रोको कि भाई सुनील गलत था, मैसेज करो, कॉल करो, कुछ भी करो। और अगर सही है, फिर आपको भी मेरी तरह दूर नहीं तो नजदीक में तो बात करनी पड़ेगी, चाहे पड़ोस में करो, अगर वो बात सही है तो। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं आपको, 1975 में एक स्कीम आई थी देश में, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, है ना। उसका नाम है आंगनवाड़ी। और आंगनवाड़ी में जो ये नाम है ICDS, इसका हिंदी में नाम है समग्र, यानी संपूर्ण, समग्र बाल विकास परियोजना। मतलब बच्चों के संपूर्ण उत्थान और संपूर्ण विकास के लिए योजना आई। अच्छा, जिस देश में 100 साल तक बुजुर्ग जीते हो, उस देश में बच्चों के विकास की जरूरत पड़ेगी आपको? जिस देश में कुदरती तौर से कोई भी बच्चा बड़ा होके और 100 साल के बाद मरता हो, बूढ़ा होके, उस देश में आपके बच्चों को विकास करने की क्या जरूरत पड़ेगी? और विकास के नाम पे आपको दिया गया सबसे पहले, मैं भी था उसमें, शायद आंगनवाड़ी में तो नहीं गया मैं, एक आध बार गया होऊंगा तो पता नहीं, धीरे धीरे करके फिर वो चावल गेहूं बांटना स्कूलों में, फिर ये मिड डे मील आना, ये सारी चीज़ें उसके बाद आई। आंगनवाड़ी में सबसे पहले बच्चों को बांटा गया राशन, नमकीन बांटी गई, दलिया बांटा गया, लोबिया नमकीन बांटी गई, डबल रोटी बांटी गई, दलिया बांटा गया, चावल बांटे गए, मुरमुरे ये बांटे गए, सबको पता है इस बात का। और साथ में कौन आया? साथ में आए घर की बुजुर्ग महिला, उन बच्चों के साथ दादी। कौन सी? मजदूर की मां भी आई और 100 एकड़ के मालिक की मां भी आई। और सबके हाथ में क्या था? मांगने के लिए कटोरा। सबने मांगा, क्योंकि जो वो जिसने उस पर दिमाग लगा रखा था, उसने ये नहीं बताया कि मैं ये कर क्यों रहा हूं।
अगर ये पता होता मेरे समाज को कि ये जो मांग रहे हो, एक सीधा 50 साल का आदमी, कभी ये हम गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरुद्वारे में मांगते हैं ना, हम बड़ी चीज से मांग रहे हैं, परमात्मा से मांग रहे हैं, वहां पे गुरुओं से मांग रहे हैं, वहां समस्या नहीं है। लेकिन मैं जाके या मेरा बच्चा जाके किसी अपने बराबर वाले से ऐसे करे, कटोरा दे, तो इसकी भीख मंगी की आदत आराम से बन जाएगी। और अगर उसने कटोरा कहीं पे भी उठा लिया तो चौराहे पे भी उठा लेगा वो। उसका भगत सिंह जैसा स्वाभिमान कभी नहीं बन सकता। और हमने ये करना शुरू कर दिया। 100 एकड़ के मालिक की मां भी वही, 50 एकड़ के मालिक की मां भी वही, नौकरी वाले की मालिक की मां भी वही, और मजदूर की, किसान की, सब बुजुर्ग औरतें वहां गई। उनको क्या लालच था कि वहां जाते हैं 2-4 घंटे, बुढ़ापा है वैसे तो, क्योंकि वो बोलते हमारे वहां पे हरियाणा बोला आण ना आण प्यार होया करे, मतलब उम्र जो हम उम्र होया करे उसने प्यार अपने उसमें मिलता है। मैं अपनी जवानी के वर्ग में खुश रहूंगा, बुजुर्ग अपने बुजुर्गों में खुश रहेगा, बच्चे अपने बच्चों में खुश रहेंगे। तो वो जो महिलाएं थी वो यही सोच के जाती थी, चल वहां पे अपने मोहल्ले की या गांव की 10-20 और मेरी उम्र की मिलेंगी, आराम से टाइम पास हो जाएगा, चलो। और घर की औरतों को काम ज्यादा होता था, क्योंकि 20-25-30 साल पहले नौकरियां तो नहीं थी, काम धंधे और थे नहीं, सारा खेती का काम था, पशुओं का था। तो घर के सारे मेंबर तो पशुओं का और खेतों का देखेंगे, बच्चों को संभालने का काम हो बुजुर्गों का। तो बुजुर्ग औरत क्या करती, अपने पोते पोतियों को लेके और वहां पहुंच जाती, और वहां क्या दे दिया, वहां दे दिया कटोरा। और पहले कटोरा दिया, और जैसे जैसे थोड़े से ज्यादा लोग आना शुरू हुए तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि जितनी भी औरतें आती थी कि माताओं, या उस टाइम पे सबसे पहले इन्होंने क्या करा, बुजुर्ग औरतों को ही वहां पे लगाया, या किसी ने 2 क्लास पढ़ रखी है, किसी ने 5 क्लास पढ़ रखी है। जितनी आंगनवाड़ी वाली बुढ़ी औरतें हैं ना, जो रिटायरमेंट के नजदीक है, आपको देखना उनसे बात करके, वो कोई 5 पढ़ी लिखी है, कोई 4 पढ़ी लिखी है। उसके बाद जैसे जैसे आते गए फिर इन्होंने टेस्ट लेना शुरू किए, है ना, फिर वो सुपरवाइजरी का टेस्ट आया, फिर उसका बढ़ते बढ़ते पूरे डिपार्टमेंट तक, ऊपर तक, अब वो पूरे ग्रेजुएट लोगों को ले रहे हैं, उससे नीचे नहीं ले रहे। अब उन अनपढ़ औरतों की क्या मिट्टी पलीद कर रखी है, पूछो मत। हर दिन उनको धरने देने पड़ते हैं अपनी तनख्वाह के लिए, पैसे नहीं मिलते उनको, दिहाड़ी नहीं मिलती, जो भी वो 10-15 हज़ार 10-12 हज़ार कमा रहे थे। वहां से शुरू होता है खेल। धीरे धीरे बोलना शुरू किया बुजुर्ग औरतों को कि आपके घर में शादी हो गई, हाँ, जिस दिन आपके घर में कोई भी बहू गर्भवती हो उसका नाम लिखवाना मेरे पास। धीरे धीरे करके डाटा कलेक्शन करना शुरू कर दिया। फिर जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके नाम लिखने शुरू कर दिए, उनको कौन कौन सा भोजन दिया, किस दिन कौन सा भोजन दिया, उनको क्या पढ़ाया, क्या दिखाया, क्या खिलाया, कौन कौन सी दवाइयां दी। फिर बोलना शुरू कर दिया, अभी है ना थोड़े दिन बाद बुखार आएगा, उससे पहले गोलियां खिला दो, तो गोलियां खिलाना शुरू कर दी। फिर कह दिया अभी बच्चों को है ना पेट में कीड़े एल्बेंडाजोल की खिला दो, तो वो खिलानी शुरू कर दी। थोक में कैल्शियम की गोलियां खिलानी शुरू कर दी, फोलिक एसिड की गोलियां खिलानी शुरू कर दी। मतलब कि जो मन किया वो खिलाना शुरू कर दिया। और जितनी ये कम उम्र की मेरी बहनें बैठी हैं, आप जिनके छोटे बच्चे हैं, आप देखना अगर आप डॉक्टर के पास गए हों, ज्यादातर को कैल्शियम की, आयरन की और फोलिक एसिड की गोलियां थोक में 9 के 9 महीने खिलाई होंगी। इनका ये पैटर्न है, क्योंकि इनको वो बच्चे बर्बाद करने हैं जो स्वस्थ बच्चे पैदा हो सकते थे। क्यों करने हैं इसका मैं कारण बता देता हूं, क्योंकि मेन कारण यही है। फिर एक सवाल बनेगा कि पूरी दुनिया के बच्चों को ये क्यों किया जा रहा है और कौन कर रहा है। एक आदमी है जिसका पूरी दुनिया के बैंकों पे कब्जा है, उसकी एक कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। सुना है माइक्रोसॉफ्ट का नाम, सुना है ना बच्चे? उस माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है बिल गेट्स। पूरी दुनिया के जो बैंक हैं आज के समय में, वो सारे के सारे बैंक चलते हैं कंप्यूटर से। 25 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं थे तो सब खाता बनता था, इतना मोटा रजिस्टर लगा रहता था, किसने कितने दिए, किसने कितने लिए, वो लेजर होता था, खाता होता था, इतनी बड़े बड़े रजिस्टर होते थे। धीरे धीरे करके कंप्यूटर की तरफ आ गए। अब पूरा का पूरा जो आपका लेन देन है, आपका पूरे की पूरी बैंकिंग है, वो अब कंप्यूटर की है। और कंप्यूटर चल रहा है 100% माइक्रोसॉफ्ट से। और माइक्रोसॉफ्ट से चलने वाला जो कंप्यूटर, और माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है जो कंप्यूटर को चलाती है, वो बिल गेट्स की है। अगर बिल गेट्स का कल एक आदमी है अंग्रेज, बिल गेट्स उसका नाम है, जिनको ना पता हो मैं उनके लिए बता देता हूं। उस आदमी ने यह सोच रखा है
कि मैं पूरी दुनिया पे बड़ा बिजनेस करूं, और सबसे बड़ा बिजनेस ये है कि आपके पैसे पे कब्जा कर लेना ही सबसे बड़ा बिजनेस है। अगर कल उसका मन करे कि मैं अपनी कंपनी को बंद कर रहा हूं, तो कंपनी बंद होते ही ये बटन दबा देना, इधर नीचे से दूसरा, हाँ, बटन बंद होते ही उसकी कंपनी का, आपके सबके बैंक बंद होने वाले हैं, क्योंकि कंप्यूटर नहीं चलेंगे। और अगर आज आप बैंक में जाओ तो बैंक वाले ये कह देते हैं कि अभी सिस्टम नहीं चल रहा, ना पैसे ले सकते ना पैसे दे सकते। ये हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात बोल रहा हूं जो ऐसा नहीं हो रहा हो, बता दियो, है ना। एटीएम में जाओगे पैसे नहीं है, बैंक में जाओगे बोलेंगे 2 घंटे रुकना पड़ेगा, कैश आएगा तो देंगे, फिर बोलेंगे सर्वर नहीं है, फिर बोलेंगे हैक है, कई बार बोलेंगे मेरा पासवर्ड ही काम नहीं कर रहा है। भाई तेरा पासवर्ड नहीं काम कर रहा है, ये मेरा ठेका है क्या? वो तेरी प्रॉब्लम है, तू कर अपने आप को, मेरा हिसाब, मेरा काम टाइम पे होना चाहिए। ये जो आदमी है, इसी तरीके के कुछ लोग हैं, 500 लोग पूरी दुनिया के, और उन्होंने अपने आप को यह कह रखा है कि पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं हम, और हम दुनिया के सबसे ज्यादा भाग्य वाले लोग हैं, भाग्यशाली। उन्होंने अपना नाम रखा है फॉर्च्यून 500, यानी सबसे ज्यादा किस्मत वाले 500 लोग। क्या कर रखा है उन्होंने? पूरी दुनिया के जितने लोग हैं सबके जेबों पे मतलब कब्जा मार रखा है बैंकों के माध्यम से। या तो बैंक के तरीके से कब्जा मार रखा है, या फिर आपको कुछ खिलाने के माध्यम से कब्जा मार रखा है, आपको कुछ पिलाने के माध्यम से कब्जा मार रखा है, आपके खेतों में केमिकल डालने पे कब्जा मार रखा है। जितने दुनिया में बीज हैं इस टाइम जीएमओ, उसमें 50% हिस्सा अकेले बिल गेट्स का है बीजों पे। जितना जीएमओ बीज है उन पे 50% से ज्यादा है। जितने ये टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी ड्रोन आ रहे हैं ना स्प्रे करने के लिए, किस किसी ने देखे हैं स्प्रे करने वाले ड्रोन? है ना, अभी आ रहे हो, अगले 6-7 महीने में, अगले 1 साल में हर गांव में आराम से दिखेंगे। वो सारे के सारे ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है वो बिल गेट्स की है। एक उसी का साथी है जो पूरी दुनिया के देशों को कर्ज देता है, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उसका मालिक है, उसका नाम है कार्ल स्वैब। ये जो मैं बात बता रहा हूं इनको आप सर्च करना। वो आदमी क्या कह रहा है कि 2030 तक हम किसी के पास कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। पूरी दुनिया की बात है। हम अगर ये कह देना चलो इस पड़ोसी से बात करके आए, तो हम क्या कह देते हैं, अरे मानता तो है नहीं, छोड़ना है। हम इतने से पे रह गए कि हम अपने पड़ोसी से बात नहीं करते। और वो आदमी ये कह रहा है पूरी दुनिया के लोगों को, यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। आपके पास कुछ नहीं छोड़ेंगे लेकिन आप खुश रहोगे। यानी ना आपका घर आपका है, वो बैंकों का है, आपकी गाड़ी आपकी नहीं है, वो बैंकों की है, आपके बच्चे भी अभी आपके नहीं हैं, थोड़े दिन बाद बच्चे भी सरकार के होने वाले हैं, उसका मैं आगे चर्चा करूंगा। धीरे धीरे करके उन जो ये ऊपर के 500 लोग हैं, इन्होंने क्या प्लान बनाया कि दुनिया में जनसंख्या ज़्यादा है और ये जनसंख्या धरती को परेशान करेगी। हाँ, रुक गई बारिश। तो पूरी दुनिया के लोगों को कम कर दो। ये प्लान देखना कितना गजब का है। कम कैसे कर दो? पहले लड़ाइयां होती थी सीधी हथियारों की, तलवारों की, भालों की, युद्ध होते थे, लोग मरते थे एक दूसरे को मार के। लेकिन अब वो युद्ध नहीं हो रहे, अब युद्ध हो रहे हैं माइंड से, दिमाग से। आज आप अपने बच्चे को जहर डलवाने जाते हो खुद अस्पताल में, जाते हैं कि नहीं जाते? हम अपने बच्चों को ये जो टीकाकरण है या जो भी सुइयां लगवाने जाते हैं, खुद अपने बच्चे को कई कई 100 किलोमीटर पैसा खर्च करके और दवाइयां लगवाने जाते हैं उनके। जब उनकी रिसर्च आप पढ़ोगे, पता चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी ताकत को बर्बाद किया जा रहा है। कैसे? जितने बुजुर्ग हैं उनके यहां है ना, बाजू पे गोल गोल निशान मिलेंगे। हरियाणा में उसको नस्तर बोलते थे। हाँ जी,
है ना। ये जो है ना, ये वो दवाइयां ही थी उस टाइम पे। मेरी माँ बताते हैं फिरकी सी आती थी, 10-12 सुई होती थी, उसमें ऐसे लगाते थे और घुमा देते थे। वो केमिकल जो सुइयों में होता था वो अंदर जाता था। पिछली 3 पीढ़ी पहले उनका प्लान शुरू हुआ, फिर अगली पीढ़ी में, फिर अगली पीढ़ी में, और फिर अगली पीढ़ी में। अब इन बच्चों को सीधा सीधा दिया जा रहा है। और एक इंजेक्शन तो इतना खतरनाक है जो 1 महीने के बच्चे को यहां देते हैं। मैं तो कई माँ बाप को यह बोलता हूं कि अपने बच्चे को लगवाने से पहले एक बार खुद लगवा के देखना, क्योंकि वो इतनी मोटी सुई होती है जितनी भैंस को लगाते हैं, और सीधा हड्डी तक जाती है वो। अगर एक बच्चा 1 महीने का है, जब उसको वो सुई लगी, इतना ही परेशानी आती है उसके शरीर में, वो 10 दिन का रह जाता है, इतनी कमजोरी आती है, इतनी मोटी गांठ बनेगी, 1 हफ्ते तक बुखार आएगा, पूरी तरह उसकी जिंदगी नरक। हम अपने आप को मां बाप कहने वाले उस बच्चे की बलि दे के आ जाते हैं वहां, और हम कहते हैं कि हम तो अपने बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और हवाले किसके कर दिया? उस दुष्ट, उस राक्षस के हवाले कर दिया जो ये कह रहा है कि दुनिया की जनसंख्या ज्यादा है, इसको कम करना पड़ेगा। और कम करने के तरीके देखो, खेत, दूध, पानी, बोतल का जूस, बोतल का पानी, जितने भी, ये बंद कर दियो जिनका बज रहा है। फिर उसके बाद तेल, उसके बाद आपके पैकेट का सारा सामान, उसके बाद आपके जितनी भी ड्रिंक हैं, आपके दूध में, फिर उसके बाद पैकेट की दही, पैकेट का दूध, पैकेट का पनीर, पैकेट का मक्खन, जो कुछ आपको दिखता है उस सब में वो केमिकल दे रहे हैं। और एक खेल जो इन्होंने सबसे भयानक खेला है, वो उसका तो कोई जवाब ही नहीं, जो खतरनाक खेला है वो ये खेला है। एक कानून बनाया अभी LGBTQ का, अंग्रेजी नाम है ये। L है जिसमें, जिसको बोलते हैं लेस्बियन, मतलब एक लड़की लड़की के साथ शादी कर रही है। सुना आपने ऐसा केस कोई? आजकल लड़कियां लड़कियों के साथ शादी करके रह रही हैं, लड़के लड़कों के साथ शादियां करके रह रहे हैं। जी से गे। एक है B, बाइसेक्सुअल, यानी लड़का लड़की के साथ शादी भी करके रह सकता है और लड़के के साथ भी रह सकता है। ऐसी एक लड़की लड़की के साथ शादी भी करके रह सकती है और लड़के के साथ भी रह सकती है। एक है ट्रांसजेंडर, जो अपना लिंग परिवर्तन करवा रहे हैं, लड़का था तो लड़की बन गया, लड़की थी तो लड़का बन गया। ये कानून बन गए हैं, और इनको बनाने के पीछे जो षड्यंत्र है उसको समझना आप, क्योंकि खास ज्यादातर माएं बैठी हैं इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, नहीं तो चर्चा कुछ और करता। जितने आपके बच्चे या बेटियां जो कॉलेज में हैं, बहनें हैं, भतीजियां हैं, भांजियां, जो भी हैं, स्कूल और कॉलेज में जा रही हैं, तला हुआ खा रही हैं, तो सबसे पहले तले हुए में उसने तेल खाया, GMO। फिर उसने एजिनोमोटो नाम का नमक खाया, एक चाइनीज नमक है, जो ऐसा नमक है एक बार खा लो तो ऐसी लत लगती इतनी, तो शराब की और दूसरे नशों की नहीं लगती, बार बार खाने का मन करता है उस चीज का। सर्च करना है एजिनोमोटो। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, सब ज्यादा डलता है चाउमीन, बर्गर, ये सारा जो कबाड़ है। इससे सबसे ज्यादा जो खतरा आ रहा है वो आ रहा है बेटियों में, लड़कियों में यूट्रस कैंसर का, सर्विक्स कैंसर का, प्रजनन अंगों में कैंसर का। एक मेरा साथी है, काफी बड़े लेवल का रिसर्चर है होम्योपैथी का, उसने मुझे 2 साल पहले बताया कि हम 1000 लड़कियों पे रिसर्च करने गए थे कॉलेज की, जिन्होंने कॉलेज में जाके स्नैक्स खाया, फास्ट फूड खाया, समोसा, बर्गर, पिज्जा ये खाए। 97% के आसपास उनका रिजल्ट था जिनको आगे बच्चा नहीं होगा, यानी 100 के 100% का सत्यानाश हो गया। और ये वो समाज था जिसमें किसी जीजाबाई को अगर कोई छत्रपति शिवाजी पैदा करना था तो वो कम से कम 10-12 साल अपने शरीर को शुद्ध करती थी कि मुझे वैसा बच्चा पैदा करना है, तो वैद्य जी मुझे बताओ क्या करना है। तो वो वैद्य उनको 12 साल तक, 10-12 साल तक बताते थे कि ऐसा अगर आपके माता पिता का शरीर हो तो आप एक योद्धा पैदा करोगे, गुरु गोविंद सिंह जैसा। और आज हालात ये है, एक बहन है मेरे रिश्तेदारी में, उसने बताया उसने नर्सिंग करी अम्बाड़ा से,
बोला कि मेरी 65 बच्चियों की लड़कियों की क्लास में मेरी मैडम ने पूछा कि ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो एक अच्छी मां बनना चाहती हैं। बोले कि 2 लड़कियों को छोड़ के सब ने ये बोल दिया हमें मां ही नहीं बनना। परसेंटेज देखो आप, 95% से ज्यादा लड़कियां कह रही हैं मां बन के क्या करना, तो और क्या करोगे। बोले यूट्रस का ऑपरेशन करवा के फेंक देंगे, क्या करना बच्चों का। ये तबाही आपके समाज में आ चुकी। तो आप जिन बच्चों के बारे में, जिन बच्चों में, जिन अगली पीढ़ियों में आप अपना भविष्य देख रहे हो, भविष्य नहीं है। और उसके पीछे षड्यंत्र भयानक चल रहे हैं जो पूरी दुनिया को खाने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये खेल आया धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी से, और धीरे धीरे करके आपके भोजन से, और धीरे धीरे आपके ICDS स्कीम से। और आपका पूरा डाटा, आपका बच्चा प्रेगनेंसी कब हुई, 3 महीने प्रेगनेंसी में कब टीका लगेगा, 6 महीने में कब ऐसा हो रहा है ना, 9 महीने में कब लगेगा, डिलीवरी के टाइम कितने लगेंगे, डिलीवरी के बाद 15 दिन का कब लगेगा, 1 महीने का कब लगेगा, 6 महीने का कब लगेगा, कितनी ड्रॉप जिंदगी की नहीं मौत की पिलाई जाएंगी, 2 बूंद मौत की। मैं तो उसको बोलता हूं, कहते 2 बूंद जिंदगी की नहीं, और 2 बूंद जहर की हैं। उसने पूरी तरह बच्चों का सत्यानाश कर दिया। और इस समय हालात ये है, एक शहर में 25-25 IVF सेंटर हैं, लड़कियां माएँ नहीं बन रही हैं, इंजेक्शन से बच्चे पैदा हो रहे हैं। और वो जो बच्चा इंजेक्शन से पैदा हो रहा है वो दुकान का, यानी एक दवाइयों की कंपनियों का प्रोडक्ट है। सारी जिंदगी दवाइयां खाएगा तो जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा बीच में। और इस समय लाखों बच्चे हर डिस्ट्रिक्ट में IVF से पैदा हो रहे हैं। पशुओं को देखो, पशुओं में अपने पास नाछी नस्ल के जोटे हैं, नाछी नस्ल के बुल हैं, टोटल टीकाकरण है। बताओ कि है कहीं आपके आसपास कोई अच्छे नस्ल के पशु। जितने गाय भैंस हैं सबका गर्भाधान आर्टिफिशियल है टीकाकरण से। और वो कंपनियों का है। अगर कंपनियां 2 साल कह दे या 3 साल ये बोल दे कि हमारे पास नहीं है, हमने बंद कर दिया टीका देना, तो आपके पास पशु खत्म। क्या ऐसा हो रहा है? बोल दे नहीं, हो रहा है ना। खेतों में एक आदमी जिसके पास 10 एकड़ जमीन है, 20 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, वो हजारों टन पैदा कर रहा है, लेकिन जब बीज बोने के लिए जाता है तो पैकेट दुकान से लेके आता है बीज का। ऐसा हो रहा है जी। ना हमने खेत के बीज छोड़े, ना हमने पशुओं के बीज छोड़े, ना हमने अपने इंसान के बीज छोड़े। हम ज्यादा पढ़े लिखे होने के चक्कर में, ज्यादा शाने बनने के चक्कर में हमने अपना सत्यानाश कर लिया। अब ये देखो कि जब पूरे समाज के बच्चे जब कैंसर से परेशान हो रहे होंगे, तो हमारे बच्चे, अगर हम कितने भी जागरूक हों, अगर मैंने अपने पड़ोसी को जागरूक नहीं किया तो मेरे अपने जागरूक होने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अपने गांव को अगर तैयार नहीं किया तो मेरा कोई फायदा नहीं है समझने का और तैयार होने का। और इसमें मैं सबसे अहम बात एक कहता हूं, खासकर बहनों को और माओं को, इस समय इनकी बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या है? इसमें 2 काम इकट्ठे हुए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला बंदा जो पूरी दुनिया को कर्ज बांटता है, उसने बैंकों को कब्जा रखा है। और एक आदमी जो पूरी दुनिया को बीज बांटता है, पूरी दुनिया को दवाई बांटता है, और उसने बैंकों पे कब्जा कर रखा है कंप्यूटर के माध्यम से। इन 2 आदमियों ने, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 आदमियों ने पूरी तरह लोगों का टेटवा दबा दिया। तो अब करें तो करें क्या? हमारी जमीन किसके पास? बैंकों के पास। बैंक किसके? RBI के। और हमने कागज निकाल के देखा, RBI किसका? बैंक ऑफ इंग्लैंड का आज भी। क्योंकि RBI जब भारत में आया उस समय सन था 1934, और उस समय कौन थे? अंग्रेज। तो जो आज संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में चल रही है, वो अंग्रेजों की संस्था चल रही है। वो जो नियम चल रहा है 1934 का, वो अंग्रेजों का चल रहा है। जो तौर तरीके, जो लेन देन के कायदे कानून, जो कुछ चल रहा है वो अंग्रेजों का चल रहा है।
और हमारी जमीन किन के पास पड़ी है? बैंकों के पास। बैंक किसका? रिजर्व बैंक का। रिजर्व बैंक किसका? अंग्रेजों का। और वो किसका? वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के उन लोगों का, जो कह रहे हैं कि अप टू 2030 2030 तक आपके पास कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और आज हम कह रहे हैं हाँ जी भाई सुनील भाई, सबकी जमीन बैंकों में पड़ी है। मान रहे हैं ना, सबकी जमीन बैंकों में, किसान क्रेडिट कार्ड पे। तो हम तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारी जमीन तो है ही बैंकों की। तो हमने सीधे नहीं तो उल्टे तौर पे मान लिया कि हमारा तो सारा सिस्टम उनका है, क्योंकि मोटरसाइकिल लोन पे वो बैंकों में पड़ी, कार लोन पे वो बैंकों में पड़ा, घर प्लॉट फ्लैट, पशु भी आजकल लोन पे हैं। लोन ले रखे हैं ना, डेयरी लोन पशुओं पे, ये पीले पीले कार्ड गड़वा के। ऐसा क्या है जिस पे हमने लोन नहीं ले रखा? और आजकल आधार कार्ड पे लोन, तो हमने अपने शरीर को भी बेच दिया। आधार कार्ड के लोन का मतलब है कि हमने अपने शरीर पे लोन ले लिया। अब इसका एक और पॉइंट निकलता है, अगर मैंने कार पे लोन लिया और मैंने बाइक पे लोन लिया, तो बैंक वाला मेरी गाड़ी उठा के ले जाता है ना, कार उठा के ले जाते हैं बैंक वाले, या मोटरसाइकिल उठा के ले जाते हैं। अगर किसी ने अपने आधार कार्ड पे लोन लिया, इसका मतलब उसने साइन कर दिया कि मेरा शरीर भी तेरा। तो उस शरीर के वो अंग काट के बेचे, उसके गुर्दे निकाल के बेचे, कि उसका दिल निकाल के बेचे, उसकी मर्जी, क्योंकि उसने खुद लिख के दे रखा है कि मैंने आधार कार्ड पे लोन लिया है, शरीर पे ले रखा है। यहां तक है तबाही। और बैंकों वाला जो प्रोसेस है ये इतना गंभीर है। वो बटुआ ले आगे, गाड़ी में था, देख ले बार। इसको सबसे जरूरी जो बात है वो ये बहनों के लिए, माओं के लिए जो मेरे सामने बैठी हैं। हमने एक प्रयास किया थोड़े दिन पहले, एक बार इस कर्जे को समझेंगे 5 मिनट में। आजकल जब पूरा का पूरा जो पुरुष वर्ग है वो जब कर्जे में चला गया, तो इन्होंने औरतों को पकड़ा और स्वयं सहायता समूह, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं ना गांव में, 10-10 औरतों को इकट्ठा किया, लोन दे दिया। सुना आप लोगों ने ऐसा? है ना? बोलते रहो, मेरे को पता तो चलेगा ना। है आपके गांव में शायद ही कोई महिला बची हो जिसने लोन नहीं ले रखा। कम 70% से ऊपर जो महिलाएं हैं वो इस लोन वाले चक्कर में फंसी हुई हैं। और काम जब है नहीं, जब घर वाला आदमी कर्जे से इतना परेशान है कि उसकी किस्त नहीं जा रही, तो घर में रहने वाली, रसोई में काम करने वाली महिला वो कैसे अपना कर्ज की किस्त उतारेगी? और वो भी ब्याज बढ़ रहा है जिसका। तो कितनी जगह हमने देखा, किस्तें लेने वाले कंपनी वाले लोग आते हैं, घर से बाहर निकाल के खड़ी कर देते हैं, बोले पैसे लेके आ तो बंदर बैठना। और क्या क्या गालियां बकते हैं, क्या क्या भद्दा बोलते हैं, वो बता नहीं सकता मैं। इस हद तक हमारे समाज का सम्मान, हमारे समाज की मर्यादा, हमारे समाज का सारा सिस्टम तार तार करके रख दिया। तो जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास बीज मारी, कह सकता हूं मैं पूरी तरह, पशुओं की, खेतों की और लोगों की, तो जब तीनों तरीके का समाज अगर मरने को है, तो फिर बचा क्या अपने पास? मेरी बात अगर आपको समझ आ रही है तो कुछ नहीं बचा। अगली पीढ़ी है ही नहीं। पहले एक एक दादा दादी को 8-8 10-10 थे, मां बाप को 4-4 5-5 थे, अब एक भी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि एक दो कर नहीं रहे, शरीर इतने बर्बाद है कि बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे। और जिस समाज में बच्चे पैदा होने बंद हो जाएं, वो समाज तो खत्म हो गया फिर। और ये वो समाज है जिसमें अगर किसी को नपुंसक और बांझ कह देते थे तो तलवारें उठ जाती थी। अगर किसी परिवार की किसी महिला को बांझ कह देते थे तो सबसे बड़ा झगड़े की जड़ होती थी वो। और आज सारा ही समाज हो गया और हम देखते रह गए, सोचने की जरूरत ही नहीं हमने। अच्छा, कोई किसी दूसरे ग्रह का प्राणी आएगा हमें बचाने, या कोई अवतार उतर के आएगा, कहते हैं अवतार आ गया कि नहीं भाई ले तुम तो बर्बाद हो रहे थे और मैं आ गया हूं बचाऊंगा तुम्हें। आपके बच्चे हैं,
आपके बच्चों के लिए आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। और इसकी जड़ में जो बर्बादी की जड़ में जो कारण है, वो कारण है बैंकों का कर्जा। जैसे ही बैंकों का कर्जे से हम दूर निकलते हैं तो हम अपने खेत को भी संभाल सकते हैं, क्योंकि खेती को बदलने इसलिए नहीं चाह रहे या बदलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जो कर्ज है उसको कहां से निपटाएंगे। तो मैं 5 मिनट के लिए एक चर्चा कर रहा हूं आपके साथ, इसको बड़ी गहराई से समझना। अगर ये समझ आ गया तो हम फिर से पंजाब में, यानी पंजाब से शुरू करते हैं और पूरे देश में क्रांति कर सकते हैं। एक विचार की बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत हो जाएगी। ये पंजाब वालों ने तो देखा ही है ज्यादातर। ये मेरे हाथ में डॉलर है, इस डॉलर पे सबसे ऊपर लिखा है फेडरल रिजर्व नोट। साफ साफ लिखा है इस डॉलर के कागज पे कि ये नोट है। और अगर मान लिया मैं कुछ बात कर रहा हूं तो मैं कई बार ये कहूं कि आप है ना कॉपी पेन ले लेना, नोट कर लेना, बोलते ना। या फिर अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो बोलता है कि ठीक ठीक नोट्स बना लेना, काम आ जाएगा, पेपर के टाइम नोट्स काम आ जाएंगे। नोट्स का मतलब होता है केवल पर्ची। भी आप अपना एक छोटे रूप में पर्ची बना लो ताकि बाद में आपको याद रहे। तो ये नोट है, ये पर्ची है, किस चीज की? डॉलर की। इधर देना जी, ध्यान देना। ये जो 5 मिनट की चर्चा है, ये अपने बच्चों को, जो मैं सवाल कर रहा था बच्चों के बारे में, उस सवाल का जवाब भी है और समाधान भी है। ये कागज का नोट है, ये पर्ची है, किस चीज की? डॉलर की। और इस पे एक बात लिखी है, ये नोट पब्लिक हो या प्राइवेट हो, ये कर्जे का एक टेंडर है, ये ठेके पे दिया हुआ कागज है। किसने? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सरकार ने। डॉलर का कागज, डॉलर नहीं। डॉलर के नोट में और डॉलर में फर्क है। अब समझ आएगा, देखना 1 मिनट। ये सब ने देखा होगा, है ना? ये क्या है जी? बोलो तो। 2 रुपए। लेकिन इस पे तो कुछ और लिख रखा है। इस पे ये कह रखा है कि मैं 2 रुपए देने का वचन देता हूं। यही तो लिख रखा है, मैं धारक को 2 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यानी ये 2 रुपए देने की पर्ची है, 2 रुपए नहीं। ये बोलते हैं 2 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट ही बोल रहे हैं ना? बोल दे नहीं, नोट ही बोल रहे हैं ना? तो ये 2 का नोट है। नोट यानी 2 की पर्ची है। पर्ची का मतलब इस पे गवर्नर कह रहा है कि भाई अगर आप इसको मेरे पास लेके आओ कागज को, तो मैं आपको इसके बदले में 2 रुपए दूंगा। इसका मतलब ये है, मैं धारक को 2 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। प्रॉमिस, यानी ये प्रॉमिस है। जैसे हम क्या करते हैं, कहते हैं ना, अरे मैंने ये कर दिया, बोला पक्का, बोला लिखवा के ले ले, साइन करवा ले। तो साइन करवाने से क्या हो जाता है? पक्की बात हो जाती है वो। तो ये साइन कर रखे हैं गवर्नर ने कि भाई मेरी तरफ से पक्का है, जब इस कागज को लेके आए मेरे से 2 रुपए ले जाना। अब ये तो पंगा हो गया, हम तो आज तक इसको ही 2 रुपए समझते आए, और इस पे लिख रखा है कि ये 2 रुपए है नहीं, ये तो 2 रुपए की पर्ची है। तो इस पे जब ये घमासान शुरू हुआ तो ये असली चीज निकल के आई। इस चीज ने एक खेल कर दिया अपने देश के साथ। अच्छा, मैं तो राजस्थान की बात करूं, थोड़े दिन पहले तक राजस्थान की जो महिलाएं देखी हमने, यहां से यहां तक ये पूरा गला और सिर सोने और चांदी से लदा रहता था उनका, और पांव में इतने मोटे मोटे वो कड़े देखे आपने? पंजाब में भी था क्या? सोना चांदी पंजाब में नहीं था? नहीं, सोना चांदी पंजाब में नहीं था। पहनने की बात अलग है, उनका पहनने का तरीका सोना चांदी को अलग है, अपना अलग है।
हरियाणा में अलग है, लेकिन था तो आपके पास सोना चांदी तो रहा होगा। तो मैं राजस्थानियों की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका शरीर लदा हुआ दिखता था, और अब केवल 15 साल के बाद उनके शरीर पे प्लास्टिक है, प्लास्टिक के कड़े। वो बागड़ी लुहार देखे होंगे आपने, जो घूमते रहते हैं, उनके शरीर पे यहां पे कड़े रह गए। तो मैं कई बार राजस्थानियों को पूछता हूं कि केवल 15 साल में ऐसा क्या नाश हो गया कि सोने चांदी से प्लास्टिक बदल गया। ये है वो खेल जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि सोने चांदी से प्लास्टिक में हम बदल कैसे गए। ये आप देखना, इस कागज में और इस कागज में एक अंतर है। इस कागज पे लिखा है भारत सरकार और इस कागज पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ये बैंक का नोट है और ये सरकार का रुपया है। इस पे ये नहीं लिख रखा कि मैं धारक को 1 रुपया देने का वचन देता हूं, ये वचन नहीं है, यानी ये नोट नहीं है, ये तो है रुपया। और ये है कितने का? तो ऐसे ऐसे इसमें 2 आने चाहिए, इसका मतलब ये है। और अगर 500 का नोट है तो ऐसे ऐसे उसमें कितने आने चाहिए? 500। 1 रुपया है ये 150 साल पुराना 1 रुपया चांदी का, जिसमें शुद्ध चांदी है, ये भी 1 रुपया है। बैंक इसको भी 1 रुपया लेता है और इस चांदी वाले को भी 1 रुपया लेता है। इस पे क्योंकि लिखा हुआ है 1 रुपी इंडिया, बेशक अंग्रेजों के टाइम का है। ये है 1944 का, ये 50% चांदी का है, ये भी 1 रुपया है। एक ये है, देखो होगा ना, ये ठेंगा, ये रुपया नहीं ठेंगा ही है क्योंकि इसमें कुछ आता तो है ही नहीं, ये भी 1 रुपया है। अब देखो ये भी 1 रुपया, ये भी और ये भी, और ये है 2 रुपए का नोट। तो मैं कौन से रुपए मानूं इसमें? इस 2 के बदले ये शुद्ध चांदी का मिलेगा कि ये आधी चांदी का मिलेगा कि लोहे का मिलेगा कि कागज का मिलेगा? कौन? अच्छा, आप अपने फायदे की बताओ, आप कौन सा लेने में खुश रहोगे? बोल दे नहीं चांदी वाला लेने में खुश रहेंगे नहीं, तो मिल क्यों नहीं रहा? फिर हम बैंक में गए थे इनको लेके, तो बैंक वाले ने बोला मेरी नजर में ये चारों बराबर हैं। तो फिर चारों बराबर हैं तो इस 2 के नोट के बराबर में ये जो 1877 का है, 150 साल पुराना शुद्ध चांदी का, ये मिलना चाहिए। और मेरा भी मन करता है कि अगर मैं ये 2 का नोट लेके जाऊं तो मुझे 2 ये मिले, जैसे आप बोल रहे हो, लेकिन मिल नहीं रहे, है ना बड़ा पंगा भी। अगर नहीं मिल रहे तो बैंक वाले को ये सोचना चाहिए कि ये तो चांदी का और ये कागज का, ये बराबर कैसे हो सकता है? और अगर ये बराबर है, चलो मान लेते हैं हमने चांदी से और कागज से, लोहे से फर्क नहीं पड़ता, तो मान लेते हैं कि ये बराबर है। तो इनमें जब हम दुकान के पास जाते हैं तो जो सामान खरीदते हैं वो बराबर आना चाहिए, चाहे कागज का दो और चाहे चांदी का दो। अगर सामान बराबर आ रहा है तो हमें रुपए नहीं चाहिए, हमें सामान देते रहो बराबर। लेकिन ये ऐसा तो नहीं कर रहे। तो यहां एक चोरी है। चोरी क्या है? 1934 में जब रिजर्व बैंक भारत में आया तो उसका एक अंग्रेज आया था, और उस अंग्रेज ने क्या, उससे पहले अगर आज भी बात करोगे ना बुजुर्गों से, तो वो ये बोलेंगे कि जो ये नोट छपते हैं, सरकार इनके बराबर का सोना रखती है और फिर ये नोट छापती है, गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको। लेकिन उस अंग्रेज ने 1934 में रुपए के बराबर में सोना रखने की बात कर दी खत्म, और बिना सोने के नोट छापना शुरू कर दिए। कितने छापे? 2016 तक छापे 16 लाख करोड़ के। और पिछले साल हमने पता करा तो पता चला 34 लाख करोड़ हो गए टोटल। यानी मशीन लगा ली और दे दनादन छाप दिए, सोना रखने की जरूरत ही नहीं थी, तो जितना मर्जी उतना छाप लो, है कि नहीं? लेकिन जो हमसे किस्तें ले रहे हैं ये भी छाप लो, जो हमारे पास लोन है इसको भी छाप लो।
जो हमारे पास टैक्स लग रहे हैं उसको भी छाप लो, लेकिन नहीं छापते। कारण है आपकी जमीनें, आपके पास कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला कि आपके पास छोड़ेंगे कुछ नहीं और आप खुश रहोगे। ये उनका प्लान है। जब ये बैंक में लेके गए हम तो इन्होंने जवाब नहीं दिया, और फिर पता चला जब बहुत सारी खोज करी तो एक कानून निकल के आया 1906 का। उसमें ये बताया कि ना तो ये रुपया है, ना ये रुपया है, ना ये और ना ये चारों रुपए हैं, क्योंकि कागज रुपया नहीं है, चांदी रुपया नहीं है और लोहा भी रुपया नहीं है। तो रुपया क्या है? अच्छा, एक छोटी सी बात है, ये हर बार चर्चा करते हैं हम। 1000 ग्राम लोहे का और 1000 ग्राम चांदी का, अगर इनके बराबर में हम गेहूं का वजन करें, गेहूं को तोल लें, तो कौन सा बराबर तोल, दोनों बराबर तोल लेंगे या दोनों अलग अलग तोल लेंगे? हाँ जी, 1000 ग्राम चांदी का और 1000 ग्राम लोहे का, यानी बाट लगा लो, बट्टा बाट। 1000 चांदी का भी 1 किलो का बट्टा 1000 ग्राम, और लोहे का भी। एक बार हम लोहे से 1 किलो गेहूं तोल दें और एक बार चांदी से, कुछ फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ना तो किलो चांदी है और ना किलो लोहा है। किलो है 1000 ग्राम, चाहे वो लकड़ी के ही क्यों ना हो। ठीक है ना जी? यही बात है। 1 फुट में 12 इंच है। आप लकड़ी के 12 इंच ले लो, चांदी के 12 इंच ले लो, स्टील के 12 इंच ले लो, किसी भी चीज के 12 इंच ले लो, वो 1 ही फुट है। ऐसा नहीं होता कि सोने का फुट ले होगा तो 11 इंच में बन जाएगा और लकड़ी का होगा तो 13 इंच में बनेगा। वो स्टैंडर्ड है। कई बार हम गांव में देखते हैं, ये फेरी लगाने वाले आते हैं, सब्जी बेचने वाले, इनका बाट अगर खो जाए तो ये ईंट रख लेते हैं बराबर में 1 किलो की, कई बार पत्थर रख लेते हैं, तो उसके बराबर में देखो, हाँ भाई 1 किलो है, ठीक है तोल दे, हमें उससे बराबर में लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसका वजन पूरा है। वही बात यहां है। जैसे ना किलो चांदी है ना किलो लोहा, ऐसे ही ना तो रुपया कागज है, ना रुपया लोहा है, ना चांदी और ना आधी चांदी, यानी 50% चांदी। रुपया एक स्टैंडर्ड है, और उस स्टैंडर्ड का मतलब निकल के आया 777 मिलीग्राम गोल्ड, सोना। आपके 1 रुपए का मतलब है 777 मिलीग्राम सोना। तो इस पर्ची का मतलब है कि आपको बैंक ने, मतलब गवर्नर ने देने हैं कितने? 2 रुपए। कौन से? 777 मिलीग्राम सोने के। और ये कानून कह रहा है। हमने पर जब पता किया, बैंक जो आरबीआई ने पूरा बेच रखा है और अंग्रेजों ने जितना लूटा, अगर हम कानूनन तौर पे पूरा देश जागे और कानूनन तौर पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लड़े, तो एक भिखारी भी है ना गांव का, या सड़क पे भीख मांगता आदमी है, उसके बाटे में 34.9 यानी 35 तोड़े सोना आ रहा है। इतना लूटा है। और अब सोना रह गया दूर। अब आपके पैरों के नीचे की जमीन और सिर के ऊपर की छत, ये भी बैंकों ने लूट ली, क्योंकि किसी के पास भी बैंक का कर्जा भरने को कोई औकात नहीं बच रही। और ये चोरी है, शुद्ध चोरी। अच्छा, एक बात बताओ, मान के चलो शहर में रह रहे होंगे कोई ना कोई, शहर में रह रहे होंगे ना कोई, शहर में तो रह रहे हो, शहर में आपने दूध बांध लिया कि भाई दूध दे दो, कितना, क्या कितने रुपए लीटर? बोला 100 रुपए। बोला शुद्ध दे देना, 105 ले ले। यही कहते हैं ना सब, शुद्ध दे देना, 5 रुपए फालतू ले, कोई चक्कर नहीं। डील किस चीज की हुई? 105 में शुद्ध दूध की, यही तो हुई थी। ये है डील। डील कितने की हुई थी? 777 मिलीग्राम के शुद्ध सोने की। ठीक है, अब ये दूध वाले पे आ जाओ। दूध वाला रेट तो ले रहा है 105, और दूध की जगह पानी देना शुरू कर दे, तो आपको रुपए देने बनते हैं कि नहीं? बोले नहीं, पानी के तो नहीं देने ना ताऊ। अगर दूध दे शुद्ध तो देंगे 105 या जितने का रेट खुला था, और अगर वो दे पानी फिर एक भी नहीं बनता।
क्योंकि जो वचन दिया था, जो जुबान दी थी, वो तो उस पर रहा नहीं, और जुबान टूट गई तो टूट गई। जैसे, और जिस दिन आपको यह पता चले कि आपके दूध की जगह पानी मिलना शुरू हो गया है, तो आपका पैसा देना नहीं बनता। उसी तरीके से आज हमें यह पता चल रहा है कि बैंकों ने जो लोन दिया है, वो लोन अपने को रुपए नहीं दिए, वो नोट दिए, रसीदें दी। अच्छा, एक और देखना, आपने अगर लोन लिया है तो जब वो लोन का एग्रीमेंट बनता है, लोन के कागज बनते हैं, वो कहते हैं बैंक ने इस आदमी को इतने लाख रुपए का लोन दिया, और हमें पता चल गया रुपया मतलब, जहां रुपया लिखा जाएगा उसका मतलब क्या, 777 मिलीग्राम सोना। तो क्या आपको 777 मिलीग्राम के सोने के रुपए दिए या नोट दिए? आपके खाते में 10 लाख रुपए आए और आप निकलवाने गए, सोने के निकले कि नोट निकले? तो रसीदें निकली। यही तो रहा है। अब रसीदों को समझ लो। आज अगर 1 तोला सोना लेने जाओ तो कितने रसीदों में आता है, कितने नोटों में आता है? 7,000 रुपए का तोला, 10 ग्राम 7,000 रुपए के लगभग आता है। तो रुपए के इन में आता है कि रुपयों में आता है? नोटों में आता है ना। तो 7,000 रुपए के नोटों में 1 तोला आया, 1 ग्राम आया, 7,000। हाँ, 7,000 का 1 ग्राम। और 1 रुपये में कितना वजन? 777 मिलीग्राम। तो 6,000 रुपए का के नोटों का। इसका मतलब यह है, जैसे भारत के 80 रुपए के नोट और डॉलर का एक बराबर है, ऐसे ही मेरा 1 रुपया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 6,000 रुपए बराबर हैं। बात समझ आई क्या? मैं दोबारा बताता हूं। अगर मैं 1 रुपए के बराबर का सोना 777 मिलीग्राम लेने जाऊं, तो जो ये नोट है हमारे पास, ऐसे ऐसे 6,000 रुपए के नोट देने पड़ेंगे। तो मेरा 1 रुपया और रिजर्व बैंक के कितने रुपए के नोट? 6,000 के। इतना अंतर है। आपको कितना लूटा गया ये समझो। इस रुपए में आता नहीं 50 ग्राम गेहूं भी, और इसमें आते हैं 50 किलो गेहूं। अगर मैं इसको लेने जाऊं सुनार के पास, अब ऐसे ऐसे मुझे 1,000 देने पड़ते हैं। तो आपका अधिकार था ये, और मिला क्या? 1,000 गुना तो सीधा सीधा लूट लिया अपने को। और इस चक्कर में बिना गोल्ड स्टैंडर्ड के जब ये पूरा छाप दिया, तो अपनी मर्जी से नोट छाप दिए, और जब अपनी मर्जी से नोट छाप लिए तो अपनी मर्जी से जमीनें भी छीन ली। क्या करा? 2 लाख का रेट था जमीन का, और बैंक ने क्या किया? किसी को देके बोला ले फैक्ट्री लगा, 10 लाख के रेट से ले ले किले। अब जिसको 10 लाख मिले उसकी तो मौज होगी, उसको ये क्या पता कि बिना गोल्ड स्टैंडर्ड की मर्जी से छप रहे हैं। तो 34 लाख करोड़ के नोट छपे हुए हैं। फिर हमने पूछा देश पे कर्जा कितना है भाई? पता चला देश पे है 450 लाख करोड़ से रुपए से ज्यादा का कर्जा। आपकी जेब में 34 रुपए, कर्जा ले लिया आपने 450, कैसे उतरेगा? उतरेगा ही नहीं। टोटल सारा पैसा भी दे दें तो भी 34 रुपए ही उतरेंगे, और बाकी जो 416 बचे, वो आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपके पशु, आपका घर, आपका मकान, आपकी सड़कें, आपका देश, आपका सब बिकेगा। और इसलिए बिक रहा है। सारी चीजें प्राइवेट होती जा रही हैं, सारी चीजें बिकने वाली हैं और बिक रही हैं। अभी वो भाई, पड़ोसी भाई है ना फौजी, वो बोल रहे थे सारी कंपनियों में प्राइवेट कर करके, और ये जो अग्निवीर लगाए हैं जिनको फौजी, वो फौजी तैयार तो करे सरकार ने, और दे देंगे धीरे धीरे करके उन प्राइवेट कंपनियों को, और सारा का सारा समाज खत्म होता जा रहा है। 4 दिन पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के उस हेड ने ये बोला है 2025 में कितने करोड़ बोला था वो?
60 बिलियन, 100 करोड़ है। मतलब 600 करोड़ लोगों को अगले 2-3 साल के अंदर निपटा देंगे 800 करोड़ में से। कैसे? ठोक रखे हैं टीके, और जिस जिसके टीके लगे हैं, किसी के घुटने गए, किसी को बुखार आया, किसी को आ रहा है ना जी, सच कह रहा हूँ तो भी टेंशन ना ले जो नहीं, इसका समाधान है, नहीं है, इसका समाधान है। भी टेंशन ना लियो। मैं उसके उन्हें रिकवर करूंगा। मैं जो खेतों में काम कर रहे हैं उस पर असर कम है, जिसने पसीना बड़ी अतरिया निकाला उस पर असर कम है। जो नौकरियों वाले हैं, जिन्होंने जो एसी से बाहर ही नहीं निकलते, घर भी एसी, कार भी एसी, ऑफिस भी एसी। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਰਦਮ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਪੱਖਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ अभी ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ मरना है। ਜਿਹੜੇ मैं आपको एक बात कहना चाह रहा था ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं। भाई की बातों से, जो आप ये बड़ी बात कही, लेकिन ये इतने हरामखोर हैं कि रुकने वाले हैं नहीं। अभी एक नया खेल लेके आ रहे हैं, ये बंदर पॉक्स का, सुना है ना, आ गया ना, उसकी वही दवाई वही कंपनियां बना रही हैं जिनके ऊपर ये केस लगा था कि इससे ब्रेन हेमरेज और कैंसर हो रहा है। और अब की बार जो लगेगा, सुई लगेगी, वो धक्के से लगेगी। क्यों? अगले 6 महीने या साल भर के अंदर 100% डिजिटल कर देंगे। ये नोट और सिक्के खत्म हो जाएंगे और सारा का सारा सिस्टम आपके आधार कार्ड से जुड़ चुका है। आधार कार्ड वो जहर है जिसने सारा सिस्टम लपेट दिया। आपकी गैस से, आपके पानी से, आपकी ज़मीन से, आपकी रजिस्ट्री से, आपके दवाइयों से, आपके स्कूल से, आपके बैंक से, हर चीज़ से आधार कार्ड जोड़ दिया। और आधार कार्ड का अगला पड़ाव है कि जिस दिन ये सारा का सारा डिजिटल कर देंगे, उस दिन के बाद जो ये बोलेगा मैं नहीं लगवाऊंगा, उसका आधार कार्ड बंद कर देंगे। तो आप ना पैसा निकलवाने के, ना आप सामान खरीदने के, ना आपको फ़ोन, क्योंकि फ़ोन भी बंद हो जाएगा, आधार कार्ड से जुड़ रहा है, नंबर लेना भी, तो सिम भी ब्लॉक, तो ना कुछ खरीद पाएंगे और ना कुछ बेच पाएंगे। इस हद तक की हालत तैयार कर दी इन्होंने। इसका एक सरल रास्ता है, कहते हैं अगर किसी ने मिट्टी का घर बना रखा हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा खिसका दो नीचे से तो सारा रेत की तरह आ जाएगा। क्या करना है, ये खासकर आप लोगों के लिए, जहां जहां आप रह रहे हो, गांव में रह रहे कोई या शहरों में रह रहे हैं? सारे गांव में, बस काम हो गया, फिर अपना पंजाब बचा सकते हैं हम। मैं बड़ी बात कह रहा हूं लेकिन बचा सकते हैं। हरियाणा में एक मजाक करते हैं कि अगर किसी बात का भयानक प्रचार करना हो तो एक किसी लड़की को या किसी औरत को ये कह के छोड़ दो कि ये बात समझ और किसी को बताना नहीं। ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना। अब वो हो सकता है यहां पे भी लागू होती हो। अगर वो यहां लागू होती है तो एक अच्छी बात ये है कि कई बार कोई गलत बात होती है, उसका अच्छा भी काम हो सकता है। क्या करें, गांव में किसी एक ग्रुप को ढूंढ लो जिसने लोन ले रखा है, महिलाओं ने, और उनसे ये बात करो कि हमारे पास कुछ कागज हैं जिसमें अगर 10 लाख का कर्ज है तो 1 रुपए की कीमत है 6,000, तो अपने को केवल 200 रुपये देने, 150, 15 का 90, लगभग 160-66 रुपये देने हैं। ठीक है, कानूनन तौर से, और आपको कुछ नहीं देना पड़ता है। अगर 10 लाख रुपए के कर्ज का 166 रुपये भरने पड़ते हो तो देने में कुछ घाटा है क्या? बल्ले बल्ले है ना। लेकिन एक शर्त, भाईचारे का एक पैसा नहीं रखना और बैंक का आपने भरना इस तरीके से। ठीक है, 1 लाख के 16 रुपये, ज़्यादा तो नहीं? बोल दे नहीं, ज़्यादा खुश हो गए है ना? हम कर रहे हैं जी, बता रहा था जी मैं। ये कब होगा? अगर हम रह गए अकेले तो अभी पीछे से लठ लगे थे, पुलिस वालों ने मारे थे, 2 महीने में उठे हम, 22 जने थे। और अगर रह गए हम थोड़े
फिर तो हम अपने आप देख लेंगे क्या होगा। और अगर आप चल पड़े सारे, फिर ये दुनिया देखेगी कि पंजाब हरियाणा वालों ने या भारत वालों ने क्या कर दिया। ये आपके ऊपर है। अगर हम चल पड़े तो हम अपने बच्चों को देके जाएंगे एक सीख कि बेटे हम तो लड़े थे, अब तुम लड़ लेना। और अगर हम नहीं खड़े हुए, फिर हम अपने बच्चों को देके जाएंगे बहुत मीठी मौत कि भाई हम नहीं बचा पाए आप लोगों को, और आप देख लेना जो होगा। तो हमारा संघर्ष है अपने बच्चों की जिंदगी का। इसके लिए एक आसान पड़ाव है, आप जहां पे हो गांव में, वहां पे किसी ग्रुप को ढूंढिए, उस ग्रुप में जाके बात करिए कि 10-20 औरतें हैं, उनसे ये जो मैंने बताई, और 1-2 वीडियो आपको भेज देंगे, आप उसको और अच्छे से समझ लेना, वो बात आप बताना। फिर उनको बोलना कि कितने ग्रुप होंगे। मान के चलो कि 2000 की जनसंख्या है, तो उसमें लगभग 600-700 महिलाएं होंगी, बच्चे बूढ़े जवान होंगे। 600-700 महिलाओं में से 500 महिलाओं ने मान लिया लोन ले रखा है, 50-50 के ग्रुप हैं, तो 10 ग्रुप हो गए। और जो एक ग्रुप की हेड है, उसको बाकी 10 जो ग्रुप हेड है उनका पता होगा, तो वो आराम से बता देगी कि गांव में कौन कौन ग्रुप हेड है। तो उन 10 से बात करके और 500 की मीटिंग अच्छे से हो जाए गांव में। और एक कमाल की बात ये, जिस घर में किसी महिला को पता चल गया, तो उसके घर वाले को तो पता ही चल जाएगा। तो इसका मतलब पूरे गांव को बताने का और गांव को जगाने का कम से कम समय में वही तरीका है कि किसी महिला को बताओ और कह देना किसी को मत बताना, वो बता देगी। ये तो अच्छा काम है, या कुछ गड़बड़ है इसमें? हमारा प्रयास ये है कि जब तक 2025 में ये खेल शुरू करें, अभी तो इन्हें धीरे धीरे किया है ये पोक्स वाला, ये इसको बढ़ाएंगे अब धीरे धीरे। इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए, अब यहाँ रात को नहीं जा सकते, यहाँ दिन को नहीं जा सकते, इतने का लॉकडाउन, वो लॉकडाउन, धीरे धीरे करके बोल देंगे सब लॉकडाउन, और कहीं के नहीं छोड़ेंगे। उससे पहले अपने को, पिछली बार तो किसान आंदोलन ने बचा लिया अपने को, क्योंकि किसान बैठ के जाके उन्होंने बता दिया कुछ नहीं, बीमारी है तो फालतू ढोंग कर रहे हैं। अगर बीमारी होती तो सबसे ज्यादा लाशें वहां होती जहां 10 लाख किसान बैठे थे, अब वहां तो एक भी नहीं मरा इस बीमारी से। तो जब नहीं मरा तो बीमारी फर्जी थी, तो फर्जी बीमारी थी तो खेल कुछ बड़ा था, तो वो लोगों को पता चला। अब की बार हम क्या सोच रहे हैं, अगर ये कल निकले इस बीमारी को लेके कि लोग करेंगे पूरे देश को, तो गांव गांव से लोग निकल के और पुलिस वालों को बोल दें कि निकलो गांव से, घुस मत जाना। कितना कमाल है देखो हमारी कायरता का। मैं जब हरियाणा में तो भाई बोलते हैं, यहां पे तो वीर जी बोलते हैं। अब मैंने देखा कि वीर क्यों बोल रहे हैं, वीर का क्या मतलब है? बोला वीर वीर बोलेंगे तो बस एक भाई के दिमाग में वैसे ही आ रहा है कि हाँ वीर हूं मैं। तो ये वीरता की कहानी जहां पे बात बात में बताई जाती हो, वहां पे कितनी कायरता आ गई हमने, मतलब कैसे बंद हो गए। कई कई गांव को 2 पुलिस वाले संभाल लेते हैं। क्या करते हैं, एक गाड़ी उठा के एक गांव से निकले, फिर अगले गांव से चक्कर मार के वापस आ गए। 10 गांव को 2 पुलिस वाले संभाल रहे हैं, बताओ। और उन्होंने क्या किया, जब हमने बताया कि भाई ये गलत हो रहा है, बोला भाई हमारी तो ड्यूटी है, हमें नहीं पता। अरे तुम्हारी ड्यूटी है इसका मतलब ये थोड़ा कि तुम हमारी जान ले लोगे? किसने कह दिया ड्यूटी का मतलब ये होता है कि जान ले लो? यहां किसी भी तरीके का जो कर्ज है जिसने अपने समाज को खा लिया, इसमें एक बड़ी अहम भूमिका थी खेतों की बर्बादी के बाद। जब लोगों ने कहना शुरू किया, मेरे पिताजी ने भी बोला, बहुत सारे जितने भी मेरी से पहले पीढ़ी वाले हैं उन्होंने बोला है अपने बच्चों को कि खेतों में कुछ नहीं रह रहा, 2 अक्षर देख के पढ़ाई कर लो और नौकरी लग जाओ। यही बोले ना जी, सब ने बोला। और वो जब सारे के सारे गांव के नौजवान निकल पड़े नौकरियों की तरफ, नौकरियां कहां हैं? नौकरियां तो नहीं है। अब वो सारे के सारे बेरोजगारी में धक्के खा रहे हैं। तो फिर कुछ कंपनियां घुस गई कि भाई है ना, हम 1 के 10 बना के देंगे, 20 बना के देंगे, 100 बना के देंगे। कोई इंश्योरेंस वाले आ गए, कोई कैसे आ गए, कोई कैसे आ गए। और इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने लोगों को लूटा। मान लिया मैं एक काम कर रहा हूं, मुझे किसी कंपनी ने पैसे लगवा लिए, तो मैं क्या करूंगा, भाई मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इस भाई ने मेरे ऊपर विश्वास है, कह दिया भाई वहां डलवा देना 10,000। उसने पूछे ही नहीं 10,000 क्यों डलवाने, क्योंकि विश्वास था। मामा के लड़के ने डलवाए, मामा ने डलवाए, बुआ ने डलवाए, फूफा ने डलवाए, भाई ने, चाचा ने, ताऊ ने। हमने सबसे ज्यादा किसको खाली किया?
सबसे ज्यादा विश्वास पात्र को। विश्वास पाया समाज। और पैसे जब हो गए कई सौ करोड़, कंपनी लेके कूच कर गई और वो जो हमारे विश्वास था उसको खा गई। पूरा देश टूट गया अपना। और आज एक भी आदमी को किसी के ऊपर विश्वास नहीं रह रहा। बताओ रह रहा हो तो? अगर हम ये काम कर देते हैं तो दोबारा से उस विश्वास को ला सकते हैं। क्या करो, आसान है। बैंक वाले को देने हैं 10 लाख के नोटों के 16 या 160, बाकी जो बचे उसका क्या करना, जिन जिन के देने हैं ना उनकी जेब वापस कर दो, भर दो, जिसे लिए थे अपने मित्र से, प्यारे से, दोस्त से, चाचा से, ताऊ से, मामा से, बुआ से, जिसके देने उसके दो और अपने रिश्ते दोबारा से कायम करो। नहीं तो समाज में कुछ रह नहीं रहा अभी। तो बैंक वाले तो चोर हैं, कर्जा 450 लाख करोड़ का झूठा है, नोट सारे 34 लाख करोड़ के हैं। और इसका भी कमाल, अगला पॉइंट जो लास्ट है वो ये है, हमने पूछा कि सोना कितना है भाई आपके पास, आरबीआई ने जवाब दिया 5 लाख करोड़ का। तो जो असली नोट हैं समाज में वो केवल 5 लाख करोड़ के हैं। तो 34 में से 5 गए, 29 लाख करोड़ के नोट भी नकली हैं। और ये कानून में लिखा है, कोई अपने देश की करेंसी को नकली कह दे तो 20 साल की कैद है। हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि कोई हमें पूछो आके, हमें डालो जेल में, लेकिन आज तक कोई नहीं आ रहा। क्या कर रहे हैं, गलत धाराएं लगा देंगे हमारे साथियों पे। क्या लगाएंगे, इसने पुलिस की कार्रवाई रोक दी, इसने शांति भंग कर दी, इसने 144 तोड़ दी, तो बाकी गलत धाराएं लगा के हमारे साथियों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट पे जो सच्चा है इस पे कोई नहीं लिख रहा। ये पानी चाहिए भाई। तो इस असली पॉइंट पे कोई बात नहीं कर रहा। केवल एक काम करेंगे, अगर ये करेंगे भी तो जिस दिन इनको लगा कि भाई ये तो तुम्हारा सिर दर्द बढ़ गए तो सीधा साफ करवा देंगे। या तो एक्सीडेंट करवाओ या कुछ खिलाओ या तोड़ो मारो पीटो, जो भी कर सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पे बताएंगे नहीं। केवल एक ही समाधान है अपना, हम उठे, अपने बच्चों की जिंदगी के लिए आप तैयार हों। इसमें किसी के लिए आपको नहीं करना। एक मैं आपको बताऊं, किसी को ये लग सकता है कि ये सुनील 250-300 किलोमीटर चल के आपके लिए आया। ना जी ना, मैं आपके लिए नहीं आया। मुझे अपने बच्चे की चिंता है। वो तब बचेगा जब ये सारे बचेंगे, और ये तब बचेंगे जब सुनील वाला बचेगा। एक दूसरे के हाथ से हाथ मिला के चले तो अपने बच्चे बच सकते हैं। नहीं तो इन्होंने हर चीज में ऐसा काम कर दिया कि हमारे पास बचने को कुछ छोड़ा नहीं। दायरा और समस्याएं काफी अलग अलग हैं और बड़ी बड़ी हैं। भाई साहब कह रहे थे कि मोटा मोटा सा क्लियर बताओ, तो मैं ये कह रहा था कि समाज की मोटी मतलब काफी बड़े एरिया पे बात करनी है तो मेरे ख्याल से काफी चीजों पे क्लियरिटी आई होगी। खेत पे, पशुओं पे, अपने फसलों पे, अपनी बीमारियों पे, खान पान पे, इन सारी चीजों पे। आप अभी 2 काम करने अपने को। कुछ साथी तो वो चाहिए जो बोलने वाले हों, जिनका मन करे कि मैं स्पीच दे सकता हूं, हम उनको तैयार करेंगे। बहनें भी चाहिए, भाई भी चाहिए, जो खुल के बोल सकें पब्लिक में। अगर कॉन्फिडेंस कम है कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंस ठीक करने का, वक्ता बनाने का काम अपने पास है, कोई समस्या नहीं है। वो अपने नाम बता दो। दूसरा, गांव में जो महिला ग्रुप हैं उनको तैयार करना और वहां मीटिंग करनी। और तीसरा जो और भी अहम है वो है, आपके सर्कल में अगर लोग हैं तो 500, 700, 1000 कितने भी किसानों को इकट्ठा करो, खेती पे बात करेंगे। पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर, बिना बाजार कैसे। अभी अगले महीने हम एक यात्रा निकालेंगे हरियाणा की। हमारे पास 15-20 नए किसान हैं जिन्होंने पहली बार खेती करी और उनकी जीरी की जो फसल है धान की, वो केमिकल वाले से मजबूत खड़ी है, बिना एक दाना जहर का डाले। तो अपनी पूरी टीम के साथ और काफ़ी अपने मीडिया वाले साथियों के साथ पूरे हरियाणा का दौरा निकालेंगे 100-200 किसानों के साथ, ताकि वो किसान जब उस खेत को देखे जाके तो उनको प्रेरणा मिले। अगले बार जो अब की बार 15 खेत हैं, अगली बार 1500 या 15,000 एकड़ हो। अब की बार 15 एकड़ है तो 1500 एकड़ हो या 15,000 एकड़ हो, तो
तो पूरे देश में पता चले कि ऐसी भी कोई मुहिम है जिसमें एक दाना यूरिया के डाले बिना अपना खेत शुद्ध हो सकता है। और जिस दिन खेत शुद्ध हो गया, धान शुद्ध हो गया, पुआल शुद्ध होगी, तूड़ी शुद्ध हो गई, चारा शुद्ध हो गया, ज्वार बाजरा शुद्ध हो गया, तो पशु भी शुद्ध हो गए, तो वो जो बांझपन की जो समस्या है वो भी कटेगी। और जब दूध शुद्ध हो गया और खेत शुद्ध हो गया तो जो अपनी जेब का जो डॉक्टर का खर्चा है वो भी कट जाएगा। यानी ये कह सकते हैं अपना जो अभियान है वो पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का है। ना आपने राजनीति करनी, ना कोई एमएलए बनना, ना एमपी बनना। पिछले कई सालों से लोग कह रहे हैं अरे तुम भी केजरीवाल बनोगे, अब की बार भी कह के थक लिए। अब जब इलेक्शन नजदीक है तो कह रहे हैं इलेक्शन में, मगर हमने तो पहले ही कहा था हम नहीं लड़ते, तो वो चुप है। तो असली काम करेगा समाज, नेता नहीं करेगा कुछ भी। नेता करेगा चाटुकारी, नेता बेचेगा समाज को, नेता बेचेगा अपने संस्कारों को, नेता बेचेगा मर्यादाओं को, नेता बेचेगा हमारी माँ बहनों को, सब कुछ बेचेगा। अगर कोई बचाने वाला है तो ये गांव और ये समाज है। आप अपने नजदीक बात करो, अगर कोई किसी के साथ आपकी नहीं भी बन रही ना, उसको भी टोक लो, क्योंकि पता नहीं कितने दिन के हैं, उन्हें 600 करोड़ निपटाने हैं, तो बुरा मुंह करके भी क्यों जाओ है जी। और अगर लड़ पड़े, मतलब उनके साथ लड़ लिए और जीत गए, तो वो कहानी मैं आखिर में बता के आपको ये विचार रोकता हूँ। नहीं ये थोड़ा मतलब फसल थोड़ी कम भी हो गई ना, बगैर खाता तो जहाँ बगैर स्प्रेयां तो फिर भी मुनाफे जो है। ये गजब की बात बताओ जी, अगर इतनी संतुष्टि किसान के पास आ जाए तो मैं लिख के देता हूं, अगर वो मान ले 50 मन आ रही है 20 क्विंटल, अगर वो 18 क्विंटल पे खुश है तो मैं लिख के दे रहा हूं कि 22 आएगी, तो बल्ले बल्ले होगी फिर तो। क्यों जी? फिर की ना लानी खास है की ना। मैं वही कह रहा जी, आप इस पे थोड़ा प्रयास करो। यहां से भी मैं आपको बुला लूंगा, अगली जब यात्रा निकाल लेंगे हम, जितने आप देख लेना कितने जने आओगे, ठीक है। बढ़िया तरीके से किसानों की, एक नहीं अलग अलग जिलों में है वो, ऐसा भी नहीं कि एक ही जगह पे है मिट्टी अच्छी होगी तो पानी अच्छा होगा, दूसरे में नहीं होगा। अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की मिट्टी, अलग अलग पानी, अलग अलग व्यवस्था, सब जगह शानदार फसल है। नहीं जे इधर तुसी ना किसी 10 खेत भी बजा दो तो 10 ਨਾਲ अगली बार में 500 हो जाए। बस जी बस वही करना है। बीजना ਆਪਾਂ ਹੀ बता के बीजना सब्जी है मतलब थोड़ा पता हो कि कितना। मैं आखिरी बात, जो वो लड़ाई वाली चल रही थी ना पड़ोसी के साथ, है बहन जी, पड़ोसी के साथ जो झगड़ने वाली या किसी के साथ मनमुटाव वाली, उस पर मैं बात बता के और ख़त्म करता हूँ। बार बार ये चर्चा करने की अच्छी लगती है करनी। एक दो शेर थे, उनका झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया तो दोनों की सीमाएं भटकी, उसका अलग एरिया उसका अलग एरिया, और फिर धीरे धीरे बुढ़ापा भी आना था, बुढ़ापा तो सब में आना है। तो एक दिन एक शेर को कुत्ते चिपट गए 10, और पूरा खाने को हो रहे, वो कुदरती वो दूसरे को उधर से गुजरना था, उन्हें देखा वो शेर को तो कुत्ते चिपक गए, भाई काट फाड़ लेंगे इसको। वो आया, उसने 2-4 उसने मारे, फिर उसको थोड़ा सांस आया, 2-4 उसने मारे, मार के फेंके। तो वो जो जिसके ऊपर कुत्ते चिपक गए थे, काट रहे थे, वो ये बोला कि भाई तेरा मेरा तो झगड़ा था, तू कैसे बचाने आ गया? बोला भाई झगड़ा शेरों का था, पर कुत्ते खा जाएं ये नहीं बर्दाश्त होती, है ना। तो अपन ने ये करना कि अपनी जो समस्याएं वो अपनी होंगी, अपन लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, फिर लड़ लेंगे, बीच में बोल पड़ो, समस्या काट के फिर लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि शेरों की लड़ाई में कुत्ते खा जाएं खाल। पहले इन कुत्तों को मारेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना, क्योंकि हमारी मर्यादाओं को, हमारे मतलब क्या नहीं कर दिया। मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, काफ़ी देर हो गई आपने बैठे हुए, और आपने इतनी देर झेल लिया, ये भी मेरे लिए बड़ी बात है, वो आपने इतना ध्यान से सुना। तो मैं अभी ये इंतज़ार करूँगा आप सबसे कि अगली जो मीटिंग करें हम, वो 500-700 नहीं, हज़ारों में करें। फिर कोई बात नहीं जी, अगली हम तो फिर आ जाएंगे, इसी काम पे हैं दिन रात। शुरुआत ऐसी ही होती है। हाँ जी हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, पंजाब में आप कर दे बंद कर दे।